हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 31 जुलाई 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो ये 31 जुलाई का पेंडिंग हमारा पीआईबी है। 1 अगस्त को संडे था, संडे को वीडियो अपलोड नहीं होती है। 2 अगस्त यानी आज का पीआईबी कल आपको मॉर्निंग 10 AM पे मिल जाएगा। नाबार्ड ग्रेड का एग्जाम जो होने वाला है उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगले 1 महीने आप मैनेज करिएगा, उसके बाद वापस से हम लोग रूटीन पे रहेंगे हमेशा के लिए। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हम करंट अफेयर्स में कवर करेंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं कवर कर रहे हैं। आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज, जो आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो इंडेक्स है वो जून 2020 की अपेक्षा जून 2021 में 8.9% से बढ़ा है। यानी पिछली बार जो जून था उससे बाद में इस बार के जून में 8.9% का इंक्रीज देखा गया है 8 कोर इंडस्ट्रीज का। तो हमारे लिए अच्छा साइन है, क्योंकि कोविड क्राइसिस चल रहा है, लेकिन अगर 8 कोर इंडस्ट्रीज आपकी प्रोडक्शन कर रही है, इसका मतलब डिमांड जो है बढ़ी हुई है मार्केट में। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि DPIIT के तहत कार्य करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, याद रखिएगा, उसने 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स रिलीज किया है जून 2021 के लिए। 8 कोर इंडस्ट्रीज में ये 8 इंडस्ट्रीज हैं जिनको कैलकुलेट किया जाता है। आप यहां पढ़ लीजिए। 8 कोर इंडस्ट्रीज, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? रिफाइनरी का। आप जो है टॉप 2 का वेटेज याद रखिए और बॉटम 2 का। देखिए, टॉप 2 में रिफाइनरीज का सबसे ज्यादा वेटेज है और सेकंड नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टॉप 2 हो गए। बॉटम 2 यानी सबसे कम वेटेज किसका है? तो फर्टिलाइजर का सबसे कम वेटेज है। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका सीमेंट। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर बहुत कम पूछता है कि टोटल IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज क्या है, वरना आप बता देंगे 40.27% है। एग्जामिनर कई बार शंका करता है और वो पूछता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, इस हिसाब से, या फिर मिनिमम वेटेज असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछ लेता है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका टोटल वेटेज है IIP में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, कितना है? 40.27%। 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसका इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT के जो अंतर्गत आता है। लेकिन जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसको कौन रिलीज करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये रिलीज करता है। मॉस्पी के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जून 2021 में जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स है वो 126.6 है, 126.6। लास्ट ईयर जून से देखा जाए तो 8.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये अच्छा साइन है हमारे लिए, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डिमांड कहीं ना कहीं जनरेट जरूर हो रही है। फाइनल ग्रोथ रेट की बात करें 8 कोर इंडस्ट्रीज के लिए, तो मार्च 2021 में जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो मार्च टू मार्च 12.6% का ग्रोथ रेट देखा गया है। लेकिन आपसे शायद ये ना पूछें, क्योंकि मंथली डाटा रिलीज होता है तो कभी नहीं पूछते हैं कि 8 कोर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट कितना देखा गया है। बहुत बेकार सा क्वेश्चन हो जाएगा। आपको अगर पूछेंगे तो वेटेज पूछेंगे, आप ये वेटेज देख लीजिएगा, ठीक है? ये आप वेटेज देख लीजिएगा। वेटेज मैक्सिमम किसका है, यहां देख लीजिए आप। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है 8 कोर इंडस्ट्रीज में? तो सबसे ज्यादा वेटेज है आपका, रिफाइनरी प्रोडक्ट में। हाँ, सबसे ज्यादा वेटेज है रिफाइनरी में, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी में है, और सबसे मिनिमम किस में है? फर्टिलाइजर्स में, फिर आपका सीमेंट में है। तो ये वेटेज देखिएगा, बाकी ये रहने दीजिएगा देखने को, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप बोलेंगे कि अभी मतलब नहीं है तो आपने स्लाइड क्यों ऐड की, ताकि आप एक्स्ट्रा पढ़ सकें। नेक्स्ट आर्टिकल है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है या फिर एनिमल डंग, उससे ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जा रहा है। इसके लिए ICAR ने कुछ किया है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है काफी कुछ काम कर रही है ऑर्गेनिक मैन्योर को इन्हांस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उन्होंने कई सारी इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी डेवलप की है ताकि कम समय में जो आपका बायोमास होता है इससे कंपोस्ट बनाया जा सके। वर्मी कंपोस्ट, बायो एनरिच्ड कंपोस्ट, मिनरल एनरिच्ड कंपोस्ट, ये सब बनाया जा सके। इसलिए ICAR ने काफी कुछ काम किया है। ICAR के काम करने की वजह से ये जो बायो कंपोस्ट है, पहले ये काफी समय ले लेता था बनने में, यानी 6 मंथ के आसपास ले लेता था। लेकिन ICAR ने ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, जैसे लिग्नोसेल्यूलोटिक माइक्रोबियल कंसोर्टियम, इसको डेवलप किया है ICAR ने। इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका बायो कंपोस्ट है उसको बनने में 30 to 45 डेज कम लगता है। तो अच्छी बात है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम रन की जा रही है बायो कंपोस्ट यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए। बायो कंपोस्ट यूनिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कैसे भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का जो वेस्ट होता है उससे अगर बायो कंपोस्ट यूनिट आप बना रहे हैं तब आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई प्राइवेट एजेंसी स्टैब्लिश कर रही है कोई भी प्लांट बायो कंपोस्ट यूनिट का,
तो उसको टोटल लागत का 33% सब्सिडी मिलेगा। ये मैक्सिमम 63 लाख हो सकता है, जबकि आपके प्लांट की टोटल कॉस्ट 190 लाख हो, इतना याद रखिएगा। और ये कैपिटल सब्सिडी कौन देता है बायो कंपोस्ट के लिए? नाबार्ड 33%। सेम चीज है किसके लिए? गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। अगर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एग्रो कंपोस्टिंग यूनिट स्टैब्लिश करने जा रही हैं तो उनको 100% तक सब्सिडी मिलती है। लेकिन याद रखिएगा प्लांट की वैल्यू सेम है 190 लाख यानी 1.90 करोड़। 1.90 तो फिक्स है आपका, बस प्राइवेट एजेंसीज को 33% मिलता है आपका सब्सिडी, जो कि मैक्सिमम 63 लाख पर यूनिट हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज को 100% मिलता है, जो कि 190 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। उसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना तो 50 बार पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें टोटल 50,000 रुपीज पर हेक्टेयर 3 ईयर्स के लिए दिया जाता है। उस 50,000 रुपीज में से 31,000 रुपीज पर हेक्टेयर 3 ईयर्स के लिए किस लिए दिया जाता है? इनपुट सब्सिडी, यानी बायो फर्टिलाइजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, कंपोस्ट यूनिट। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपका 19,000 अलग रख लिया जाता है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना में 31,000 रुपीज पर हेक्टेयर 3 वर्षों के लिए इनपुट सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। उसके अलावा आपका मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके तहत 32,000 पर हेक्टेयर दिया जाता है। तो ये अलग अलग है, आप याद रखिएगा। नाबार्ड ने 2004 से अभी तक जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंपोस्ट यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए क्या फंड दिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम के तहत, वो आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा दिया गया है किसको? कर्नाटका को। 8 फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंपोस्ट यूनिट जो है कर्नाटक में स्टैब्लिश किए गए हैं। नाबार्ड ने सबसे ज्यादा फंड इनको प्रोवाइड किया है सब्सिडी स्कीम के तहत, इतना याद रखिएगा। तो आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंपोस्ट यूनिट इनको स्टैब्लिश करने के लिए आपका ICAR काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना, फिर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके तहत आपका 31,000 रुपये पर हेक्टेयर और 32,000 रुपये पर हेक्टेयर ये सब दिया जाता है। हालांकि परंपरागत कृषि विकास योजना में आपका टोटल 50,000 रुपीज है। हम लोग पहले भी 20-25 हजार पढ़ चुके हैं उसको। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ट्रेडिशनल एग्रो प्रोडक्ट्स, इनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया है। अगर किया है तो क्या किया है वो देख लेते हैं। देखिए, नेशनल जीन बैंक स्थापित किया गया है ताकि जितने भी हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, उनको कंजर्व किया सके फ्यूचर के लिए। आपको याद होगा ग्लोबल सीड वॉल्ट, जिसको कई बार स्वालबर्ड कहते हैं। स्वालबर्ड कहाँ है? नॉर्वे में, वहीं पर है आपका ग्लोबल सीड वॉल्ट। इंडिया का ग्लोबल सीड वॉल्ट तो नहीं, नेशनल सीड वॉल्ट कहाँ है? लद्दाख में है। ग्लोबल सीड वॉल्ट याद रखिएगा नॉर्वे में है, स्वालबर्ड में। इसी तरह इंडिया में एक नेशनल जीन बैंक स्थापित किया गया है न्यू दिल्ली में। यहाँ पर इंडिया की डिफरेंट क्रॉप्स के लगभग 4.52 लाख एंड एक्सेशंस आपको मिल जाएंगे, यानी जीन्स मिल जाएंगे। इंडिया में जो आपका ट्रेडिशनल एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, ताकि उनके अच्छे से अच्छे सीड्स प्रोवाइड किया जा सके फार्मर्स को, इसके लिए 23 कम्युनिटी सीड बैंक स्थापित किए गए हैं रिसेंटली KVK और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से। उसके अलावा पूरे देश में 26 आपके कम्युनिटी सीड बैंक्स स्थापित हैं वर्तमान में, जो कि डिफरेंट फूड क्रॉप्स की वैरायटीज को प्रोवाइड करते हैं। अभी इंडिया में कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि बेनिफिट हो रहे हैं आपके इन सीड बैंक से। और सीड बैंक, जैसे आपका सीड बैंक तो बेहतर क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करने के लिए देता है, लेकिन सीड जो आपका स्वालबर्ड सीड बैंक, उसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस यही है ताकि कोई डिजास्टर आ जाए ऐसा, या फिर पृथ्वी पर सपोज करिए एक बार डैमेज हो जाए पूरी अर्थ, तो हमारे पास सीड्स अवेलेबल हों रीजनरेशन के लिए। तो इस तरह से ग्लोबल सीड वॉल्ट बनाया गया, कहाँ पे? स्वालबर्ड में। UNGEF यानी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसका एक प्रोजेक्ट है सीड्स फॉर नीड्स प्रोजेक्ट। इसके लिए आपका ICAR का ये NBGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये जो है आपकी हेल्प कर रहा है UNGEF की इंडिया में सीड्स फॉर नीड प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसका पर्पस क्या है? सीड्स फॉर नीड्स यानी जरूरत के हिसाब से आपको जो बीज हैं वो उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ये आपका UNGEF का प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया में ICAR NBPGR की हेल्प से इंप्लीमेंट किया है। अभी तक कई सारे लगभग 635 डेजिग्नेटेड राइस जो सीड हैं इनको इवेल्युएट किया जा चुका है NBPGR के द्वारा, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपका क्रॉप कल्टीवेशन आ जाता है, परंपरागत कृषि विकास योजना आ जाती है, फिर ये आ जाता है आपका मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीड्स फॉर नीड्स प्रोजेक्ट। ये किसका है? UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है उसका ये प्रोजेक्ट है सीड्स फॉर नीड्स प्रोजेक्ट। इंडिया में कौन हेल्प कर रहा है इसकी? ICAR का NBPGR।
अब आपका टॉपिक आता है PMFME। ये तो बहुत एवरग्रीन टॉपिक हो गया पिछले एक महीने से, कितनी बार पढ़ चुके हैं मुझे ही रट गया है। प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम, ये टर्म याद रखिए, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम। मतलब PMFME स्कीम का मेन पर्पस क्या है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज पर फोकस करना। क्या करता है, जितने भी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है उनके अपग्रेडेशन के लिए, रिस्टैब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। PMFME स्कीम 5 वर्ष के लिए लॉन्च की गई है। 10,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है 2020-21 से 24-25 तक। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन माइक्रो यूनिट्स स्थापित कर रहा है कोई नया, तो उसको मैक्सिमम 10 लाख तक का ग्रांट दिया जाएगा या फिर 35% तक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन वो 10 लाख से ऊपर नहीं हो सकती है। इसी तरह से अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, FPO है, कोऑपरेटिव है, ये लोग जो है कोई सेंटर स्थापित कर रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर है, सीड कैपिटल, SHGs की है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सब के लिए ये भी 35% तक आपका क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत फंड जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। वो भी मेरे ख्याल से 10 लाख ही है। लेकिन आप याद रखिएगा PMFME स्कीम सब्सिडी रेट कितना है, 35%, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम 10 लाख, इतना याद रखिएगा। कितना फंड दिया गया 5 वर्ष के लिए, 10,000 करोड़ दिया गया है 2020-21 से 2024-25 के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइजेस की स्कीम है। मिनिस्टर कौन है, मेरे ख्याल से पीयूष गोयल थे लास्ट टाइम, अभी कोई नए तो नहीं बन गए, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। 2020-21 में देखा जाए तो PMFME स्कीम के लिए इतना बजट आपका एलोकेट किया गया था। लेकिन आपसे ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो ये पूछेंगे 2020-21 के बाद 21-22 में जो PMFME स्कीम है उसके लिए बजटरी अलॉटमेंट कितना हुआ है, 500 करोड़ हुआ है, और इसमें से अभी तक 104.80 करोड़ खर्च भी हो चुका है। तो PMFME स्कीम के लिए कितना बजट दिया गया है, 500 करोड़ दिया गया है 2022 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, PMFME स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जून 2020 में लॉन्च की थी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ऐसा क्या किया गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने हाल ही में बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पर्पस क्या है, फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है हमारा उसको बेहतर करना। आपके 7 कंपोनेंट हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। इसमें आपका मेगा फूड पार्क भी है, साथ ही साथ कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन, ये सब कुछ तो है ही है, लैब वगैरह लिंकेज प्रोवाइड करना, ह्यूमन रिसोर्स, ये 7 कंपोनेंट्स हैं आपके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। पहले इसका संपदा योजना मेरे ख्याल से नाम था जब लॉन्च की थी, बाद में इसका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नाम कर दिया गया था। पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 7,185.48 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है पिछले। अब ये देख लीजिए, तो अगर डॉलर टर्म में डिवाइड कर देंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप देखिएगा 7,185.48 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में। DPIIT ने कहा है कि 2019 से उन्होंने डाटा, यानी अक्टूबर 2019 से DPIIT ने डाटा रखना शुरू किया इसका कि FDI किस स्टेट में कहाँ आ रहा है। तो FDI जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेक्टर है 2020-21 के लिए सबसे ज्यादा कहाँ आया है, महाराष्ट्र में। अब चाहे आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो या फिर नॉर्मल हो, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लें सबसे ज्यादा इंडिया में FDI कहाँ से आता है, सिंगापुर से आता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आता है USA। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा FDI आता कहाँ है, किस स्टेट में आता है, तो महाराष्ट्र में ही आता है। तो महाराष्ट्र में चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो या नॉर्मल FDI हो, सबसे ज्यादा आता यहीं पे है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात करें तो आपको 2 दिन पहले मैंने बताया था, मेरे ख्याल 2015 में लॉन्च की गई थी, फिर इसका नाम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना रख दिया गया था। पहले संपदा स्कीम था, बाद में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना रख दिया गया था, वो आप वहां से रिकलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे याद नहीं हो रहा है, लेकिन आप याद रखिएगा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा FDI आता है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो या फिर नॉर्मल हो। पिछले 3 वर्षों में कितना आया है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 7,185.48 करोड़ आया है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं यानी किशोरियां होती हैं, उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करने के लिए, उनके विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया है। अगर किया है तो क्या किया है देख लेते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। इफेक्ट तो नहीं दिखाया गया इसमें, लेकिन ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करती हैं। 10 to 19 ईयर एज के जो भी एडोलेसेंट होते हैं, चाहे वो आपके बालक हो या फिर बालिका है, कोई भी हो। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खासकर बालिकाओं पर फोकस कर रही है 10 to 19 एज की। इसके लिए रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था 2011 में। क्या, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था 2011 में। उसका 2014 में नाम क्या कर दिया गया,
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है। पर्पस है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के विषय में लोगों को अवेयर करना। अब हमारे इंडिया में आज भी हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के विषय में लोगों को अवेयर करना पड़ रहा है। क्यों? अगर सपोज करिए मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है महिलाओं का, तो उनको किचन में एंटर नहीं करने देंगे, मंदिर में एंटर नहीं कर देंगे। आपको सबरीमाला याद ही होगा ना, कितना बवाल हुआ था। फिर अहमदनगर का जो शनि सिंगड़ापुर मंदिर है महाराष्ट्र का, वहां पे भी बवाल हुआ था। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर लोग अवेयर नहीं है। इवन पैडमैन जैसी मूवी हमारे इंडिया में बनती है तो लोग उसका भी विरोध कर देते हैं। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया था इंडिया में। 2015-16 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्ते दामों पर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सैनिटरी नैपकिन्स बालिकाओं को प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अभी भी गंदा कपड़ा यूज करती थी महिलाएं और उसी वजह से कई बीमारियों का शिकार होती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत क्या किया, सैनिटरी नैपकिन्स को सस्ते दामों पर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और इसके लिए उसने नाम क्या रखा सैनिटरी नैपकिन्स का? सुविधा नाम से सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड की बालिकाओं को, ताकि वो बीमारियों का शिकार ना हो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ऐसे क्या होता था, जो सैनिटरी नैपकिन का प्राइस रहता था वो 4 रुपीज़ पर पैड से रहता, लेकिन अगर आप सुविधा लेंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से तो आपको 1 रुपीज़ पर सैनिटरी नैपकिन के हिसाब से पड़ेगा। इससे क्या होगा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा तीनों चीजें इंश्योर की जाएंगी इंडिया में। तो अभी 7,900 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र है इंडिया में, वहां पर आपको सुविधा नैपकिन मिल जाएगी। और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, मैंने अभी आपको बताया। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, 2011 में लॉन्च किया था। 2014 से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें ये डिफाइन किया गया है कि एडोलसेंट वो पर्सन यानी किशोर या फिर किशोरियां वो पर्सन होते हैं जिनकी एज 10 to 19 होती है। तो आप ये जरूर देखिएगा कि कितनी एज के लोगों को एडोलसेंट कहा गया है इस स्कीम में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है। LGBTQ कम्युनिटी को भी इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 6 एरियाज पर फोकस करता है। बस इतना याद रखिएगा, 6 एरियाज का आपको नाम पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, A क्लास या फिर B क्लास एग्जाम, वरना C क्लास D क्लास के लिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। कल आपकी नेक्स्ट PIB अपलोड हो जाएगी और कल ही रूटीन में आ जाएंगे। तो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।